गाइस वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, पॉलिटी में भी हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर यानी लोक सेवाओं के बारे में 62 चैप्टर में आपने देखा था। लोक सेवाओं के बारे में आपने काफ़ी कुछ अध्ययन किया था बहुत इजी वे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो अधिकरण क्या होते हैं, मूल संविधान में था या नहीं था, नहीं था तो कब जोड़ा गया, और इसका ट्रिब्यूनल्स ये होते क्या हैं, अधिकरण होते क्या हैं, ये सुप्रीम और हाई कोर्ट से कैसे अलग होते हैं, या फिर इसके अंतर्गत कौन से मामले ले जाए जाते हैं। आज इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये बहुत जुड़ा हुआ हमारे जो है परिवेश से जुड़ा हुआ मामला है कि आप कोई भी वैकेंसीज होती हैं, अगर उसमें जो भी मामले मुद्दे उठते हैं कि पेपर सही हुआ या लीक हो गया, या जो भी कह दें कि नियुक्ति से संबंधित कि कैसे वैकेंसीज फुलफिल कराई जाएं या देर हो रही है वैकेंसीज फुलफिल कराने में, इन सब मामलों में आप कहाँ किस न्यायालय में जाएंगे, कब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इन सब के बारे में चर्चा होने वाली है। तो डियर एस्पिरेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। और अभी तक ही आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण। सबसे पहली चीज़ ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये अधिकरण होते क्या हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं क्या चीज़। तो अधिकरण और ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए जाते हैं, जिस तरह से आपने जो लोक सेवा पढ़ा, अब यानी यहाँ पर आप देखते हैं पॉलिटी में एक खासियत कि आप से एक या दूसरे चैप्टर से यानी सारे रिलेशन जो है एक दूसरे से एक तरह से को रिलेट होते हैं। और इन क्लासेस का आप सही वैल्यूएशन तभी कर सकते हैं कि जब आप डेली बेसिस पे यानी कंटिन्यू बेसिस पे आपने देखे हों जो है चैप्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करते हैं अधिकरण की। तो इससे पहले आपने पढ़ा लोक सेवाएं, और लोक सेवाओं को आपने पढ़ा कि लोक सेवाएं या पब्लिक सेवाएं जो हैं, पब्लिक सर्विसेज जो है वो 3 भागों में मेजरली बटी होती हैं। जो है इस कौन कौन से 3 भागों में बटी होती हैं। तो 3 भागों में आपने देखा जैसे केंद्र की सेवाएं होती हैं और राज्य की सेवाएं होती हैं, और इसके अलावा जैसे आपने देखा कि जो है IAS IPS ये जो सेक्टर्स जो होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा इन 3 मेजरली पार्ट में बटे होते हैं जो है पब्लिक सर्विसेज लोक सेवाएं जो बनी हैं, यानी अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा और राज्य सेवा में। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये पता किया, यानी इससे पहले चैप्टर के रिव्यू में मैं करा रही हूँ कि इससे आपने ये पता किया कि जो है केंद्र की सेवाएं क्या हैं, राज्य की सेवाएं क्या हैं, यानी कौन सी नौकरियां किस जो है कौन सा विभाग या कौन सी नौकरियां जो हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, कौन सी नौकरियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। इन चीज़ों के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। अब ये चीज़ यहाँ पर कैसे कनेक्ट होगी अधिकरण या ट्रिब्यूनल से, कहने का तात्पर्य जब आपको ये पता चल गया कि सेंट्रल सर्विस कौन सी होती हैं और जो है स्टेट की सर्विस कौन सी होती हैं, तो इन सर्विसेज में सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं में जब कभी यानी अगर कह दिया जाए नियुक्ति हो गई, व्यक्तियों की भर्ती की कोई प्रक्रिया हो गई, या सार्वजनिक जैसे कि सार्वजनिक निगम हो गए, स्थानीय निकाय हो गए, लोक सेवाएं हो गई, इनमें जब भी कभी विवाद होता है, यानी अगर आप सर्विस कर रहे हैं उस सर्विस में हो सकता है वेतन भत्ते से आप संतुष्ट ना हो, या फिर आप जो है यानी कोई अलाउंसेस मांग रहे हो सरकार से, तो आप कहाँ जाएंगे, किस न्यायालय जाएंगे, इस चीज़ की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी सबसे पहली बात कि अधिकरण जो है, अधिकरण मतलब इसलिए बनाए गए कि जो लोक सेवाएं हैं सेंट्रल स्टेट या अभिलेखी या सेंट्रल स्टेट या फिर जैसे मैंने बात करी कि जो है प्रशासनिक के लिए, तो सेंट्रल स्टेट और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, वो इन तीनों लोक सेवाओं में एक तरह से उन्हें कम समय में कम खर्च में कैसे न्याय मिल सके अगर इन मामलों में विवाद होता है। यानी कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप सर्विस कर रहे हैं राज्य सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत, आपकी नौकरी से संबंधित कोई भी विवाद आता है, चाहे वो वैकेंसी से लेकर के जब तक नौकरी फुलफिल नहीं हो जाती, जब तक आप पद पर नहीं आ जाते और जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो जाते, तब तक के लिए अगर कोई भी आपकी नौकरी से संबंधित बाधा या वाद विवाद आता है तो आप उसे कहाँ ले जाएं, तो आप उसे ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण में ले जाएंगे। तो
करंट का मुद्दा उठाएं, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती। अब क्या ये ट्रिब्यूनल्स में है कि सुप्रीम कोर्ट में? आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा। तो कौन से विवाद हैं, यानी विवाद जो हैं कैसे ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हाई कोर्ट भी जाएंगे, इन सब की चीज़ों में, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो धैर्य रखें, यहाँ पर बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण इसीलिए बनाए गए कि आप कम समय में, कम खर्च में आपको न्याय मिल सके और आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा समय दे करके, एक तरह से अपना पैसा खर्च करके जो है वो विवादों को निपटाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर ना लगाएं। तो इसलिए ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल्स की बात तो अब तक, यानी अब थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। यानी कह दें कि त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए इस अवधारणा को लाया गया कि जल्दी से जल्दी मामले सुलझ जाएं। तो एक मात्र जो है लैंग्वेज में कहा जाए कि अधिकरण जो हैं वो जो है सेवाओं से, पब्लिक सेक्टर से या पब्लिक सर्विसेज से जो भी विवाद हैं उनको निपटाने के लिए एक ऐसा न्यायालय बनाया गया जो ना हाई कोर्ट है, ना उच्च न्यायालय जैसा है कठोर है, ना सुप्रीम कोर्ट जैसा कठोर है, और ना ही काफ़ी लचीला है कि कोई भी इंसान चला जाए, यानी आम पब्लिक भी चली जाए, ऐसा भी नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ना ये सुप्रीम और हाई कोर्ट जैसा कठोर है और ना ही जो है एक लोक अदालत जैसा कि मतलब सारे लोग चले जाए या सारी पब्लिक चली जाए, वैसा भी नहीं है। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो सेवाओं में लगे हुए हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरियों पे हैं, उनसे संबंधित जो भी विवाद हैं उनको निपटाने के लिए एक ऐसा न्यायालय बनाया गया, या कह दें न्यायालय जैसा वर्क कर रहा है, उन्हें कहा जा रहा है ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण कहा जा रहा है। अभी हम लोग जो है अलग हर सेक्टर के लिए एक तरह से ट्रिब्यूनल्स बन सकता है, इसके बारे में नहीं जा रहे हैं कि जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो अलग बनाया गया, स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ पर इसके हम लोग सिर्फ अभी ट्रिब्यूनल्स पढ़ रहे हैं, अधिकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अब अधिकरण जो है इसकी अवधारणा क्या मूल संविधान में थी कि नहीं थी, इस बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकरण है क्या चीज़ और किस लिए लाया जा रहा है, ये कुछ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अधिकरण की बात है, बिल्कुल आसान भाषा में, ये जो अधिकरण हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, इसको मूल अधिकार में ये ऐसा कोई नाम या कह दें ऐसा कोई भी आर्टिकल में, किसी भी आर्टिकल में प्रावधान नहीं था। यानी मूल संविधान में जो है अधिकरण जो है ट्रिब्यूनल्स है, इसके संबंध में कोई भी प्रावधान, कोई भी उपबंध नहीं था। कब शामिल किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी, इस बारे में बात करते हैं। तो यानी मूल संविधान में जब अधिकरण नहीं था, लेकिन आपने देखा है कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा? लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा। और 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 में। अब 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार और 1976 में इतने चेंजमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ही, यानी उसी में ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए। किससे संबंधित थे वो 2 आर्टिकल? यानी अधिकरण से संबंधित थे। और इससे एक नया भाग जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और भाग का नाम था 14 का। यानी अगर आपने पब्लिक सर्विसेज पढ़ा है जो है इससे पिछले वाला चैप्टर, तो पब्लिक सर्विसेज में आपने देखा कि भाग 14 में ही आपने 308 से 322 तक की जो है आर्टिकल जो है उसमें आपने पढ़े। और ये जो अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स है, ये भाग 14, वो भाग 14 में, ये भाग 14 का में अधिकरण जो है इसमें 323 का और 323 का आर्टिकल जोड़े गए। कहने का तात्पर्य कि ये कब जोड़े गए? मूल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं। तो यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक नया भाग कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया जिसका नाम था 14 का। और इस भाग का नाम क्या दिया गया? इस भाग को नाम दिया गया, अधिकरण का नाम ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी अब इस भाग में एक जो है ये एक नया भाग जोड़ा गया, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए ये बात जाननी जरूरी हो जाती है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही इस भाग 14 का में 2 आर्टिकल जोड़े गए। और 2 आर्टिकल वो कौन से थे? 323 का और 323 का। ठीक है,
अब ये भी समझ में आ गया कि इन्हें बाद में जोड़ा गया, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में ये भाग में नहीं थे अधिकरण जैसे वर्ड, और इन्हें जो है किस भाग के तहत जोड़ा गया। तो जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, उन 22 भागों में से भाग 14 का में इस भाग 14 का में इसे जोड़ा गया अधिकरण को। 2 आर्टिकल के तहत जोड़ा गया, 323 का और 323 खा आर्टिकल के तहत, ठीक है। अब 323 का जो था वो किससे संबंधित था, 323 का आर्टिकल किससे संबंधित था, तो 323 का जो है वो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित था। खाली आप सुनते चले जाएं, फिर उसके बाद रिलेट कराना मेरा उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 323 का जो है वो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित था। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स, और ट्रिब्यूनल्स मतलब आपने समझ लिया एक ऐसे जो है ऐसी अदालत या ऐसी कहा जाए ऐसे न्यायालय बनाए गए जो कम समय में कम खर्च में न्याय दिलाने का काम करें, पब्लिक सेक्टर से जुड़ी जो भी सेवाएं हैं उनमें, ठीक है। तो 323 का जो है वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, और 323 खा जो है वो है संबंधित जो है 323 खा जो है वो अन्य मामलों से संबंधित है, अन्य मामलों से संबंधित है, ठीक है। अब प्रशासनिक कहने का मतलब प्रशासन में, अब प्रशासन में आप जानते हैं कि चाहे वो सेंट्रल सर्विस की सेवा हो, चाहे वो लोक यानी जो है स्टेट सर्विस की सेवा हो, जो भी प्रशासन से संबंधित जो भी यानी जो भी आप केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरियां आ रही हैं, ठीक है। और इन नौकरियां कौन कौन सी आती हैं ये आपने जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर पब्लिक सर्विसेज में पढ़ा है। तो आपको पता है कि राज्य यानी पुलिस सेवा हो गया, वन सेवा, ये राज्य सरकार की नौकरियां हैं। उसके बाद केंद्र सेवा में आपने देखा कि जैसे जो है सूचना के लिए या फिर कह दें जो है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा, सैन्य लेखा सेवा और भारतीय लेखा एवं परीक्षा सेवा, ये सारी केंद्र सर्विसेज हो जाती हैं, सेंट्रल सर्विसेज। तो जितनी भी चाहे वो जो है ऑल इंडिया सर्विसेज हों, तो सारी जो नौकरियां हैं, सेवाएं हैं, वो प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आ जाएंगी। प्रशासनिक सेवा यानी प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत, और प्रशासनिक अधिकरण है किस आर्टिकल में, 323 का में, ठीक है। 323 खा में अन्य मामले आ जाते हैं, और अन्य मामले क्या हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि ये प्रशासनिक अधिकरण में क्या क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य 14 का और 14 का में 2 आर्टिकल, 323 का और 323 खा। 323 का जो था वो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित था, और 323 खा आर्टिकल जो है वो अन्य मामलों से संबंधित अधिकरण से था, अन्य मामलों के अधिकरण से संबंधित था, ठीक है। अब बात करते हैं प्रशासनिक अधिकरण क्या होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकरण क्या है। जैसा मैंने बताया कि प्रशासनिक अधिकरण में आपकी नौकरियां आ रही हैं, स्थानीय सेवाएं आ रही हैं, जैसे कि 323 का में जो है यहाँ पर जो है ये प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में जो है नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, तो संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो चाहे केंद्र सरकार की सर्विस हो, चाहे फिर वो राज्य की जो भी लोक सेवाएं हैं। लोक सेवा में पब्लिक सर्विसेज से आप समझ सकते हैं, यानी इसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी आएंगी, इसमें सेंट्रल सर्विसेज भी आएंगी, इसमें स्टेट सर्विसेज भी आएंगी। तो 323 का ने क्या कहा, 323 का आर्टिकल में साफ साफ ये बात कही गई कि ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास ये अधिकार है। कौन सा अधिकार है संसद के पास, तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, जो भी लोक सेवाएं हैं केंद्र और राज्य की, इसके अलावा स्थानीय जो भी निकाय हो गए या सार्वजनिक निगम हो गए, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण हो गए, इनसे संबंधित इनमें नियुक्ति कैसे होनी है, व्यक्तियों की भर्ती हो गई, सेवा शर्तें हो गई, जो भी इनसे संबंधित कोई भी विवाद हो गया उसको सुलझाने के लिए ही इस अधिकरण की स्थापना की गई, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। यानी नौकरी से संबंधित आपका जो भी विवाद है, जहाँ पे भी आप नौकरी जिस भी सेक्टर में कर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, सार्वजनिक निगम हो, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण हो, कोई भी, यानी अगर मान लिया कि आप जो है यानी सफाई कर्मचारी में लगे हैं, लेकिन वो भी क्या है, वो भी एक गवर्नमेंट की नौकरी है। अब गवर्नमेंट में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब आप अपना वेतन यानी जो है व्यक्ति जो है अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं या उनका धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो अपना ज्ञापन कहाँ पर सौंपें, अपना ज्ञापन जो है वो ट्रिब्यूनल्स में दे रहे हैं। यानी आपने क्या किया, आपने या फिर मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जा रहा है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये है
कि मान लिया कुछ सफाई कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब धरना प्रदर्शन करने में उन्होंने एक प्रपत्र बनाया और उस प्रपत्र को वो कहाँ देंगे जा करके? क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? नहीं। क्या सीधे हाई कोर्ट चले जाएंगे? नहीं। तो अब वो कहाँ पर, यानी थे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो है कर्मचारी हैं। अब अपनी बात वो कहाँ रखें जाके? किसके पास रखेंगे जाके? यानी और जो लोक अदालत पब्लिक यानी जो है इन अदालतों में रखेंगे जा करके क्या? तो नहीं। ये जो अगर इन सेवाओं से संबंधित जो भी मामले होते हैं, नियुक्ति, भर्ती, कर्मचारी, वेतन, भत्ते, जो भी सर्विसेज से संबंधित हैं, तो ये अपने मामले पहली बात वो ट्रिब्यूनल्स में ले जा रहे हैं। यानी ये एक ऐसा न्यायालय जो इन्हीं के मामलों को सुनेगा और इन्हीं के मामलों को, यानी इसमें त्वरित सुनवाई होगी, यानी जल्दी न्याय मिलेगा, ऐसा न्यायालय है। क्योंकि सिर्फ इसको इसी सेक्टर में ही, इन्हीं सेक्टर की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना है। इसको बाहर के जो है मुकदमे के जो है कत्ल, इनको नहीं सुलझाना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने मामले हैं, लाखों मामले खुद पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर अगर आप जो है इनसे संबंधित अपना मामला ले जाएंगे तो काफ़ी समय लगने वाला है। तो इस तरह से यानी इनके मामलों की सुनवाई करने वाला जो एक तरह से अधिकरण बनाया गया, एक तरह से ऐसा न्यायालय बनाया गया जिसे ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया गया, अधिकरण का नाम दिया गया। आई होप आप अब बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी अब क्या हुआ, यानी ये जो है प्रशासनिक अधिकरण बना दिए गए, जो कि व्यक्ति की नियुक्ति हो गई, चाहे भर्ती, सेवा शर्तें, विवाद, इनको सुलझाने के लिए ये प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई, ठीक है। अब 323 का आर्टिकल साफ साफ कहता है कि इस तरह का कोई भी नियम या कुछ भी जो बनाना है रूल रेगुलेशन, वो संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस तरह के जो है अधिकरण बना सकता है। प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत किसी भी सेंट्रल के लिए अलग से बना सकता है या राज्य के लिए अलग से बना सकता है। अधिकरण मतलब आप न्यायालय समझ लें, इन सेक्टर से संबंधित जो विवादों को सुनने वाला अधिकरण हो, न्यायालय हो, एक तरह से कह दें। तो यहाँ पर ये किसके पास राइट है? ये संसद को अधिकार दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि 323 का जो है वो संसद को ये अधिकार देता है कि वो चाहे वो सेवा मामलों से संबंधित जो भी विवाद हों, विवादों को चाहे वो नागरिक न्यायालय हों, उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग करता है और प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। यानी जैसा मैंने बताया कि आप इन मामलों को सुलझाने के लिए, यानी आपका पैसा बढ़ाना है, आपकी नौकरी में वेतन भत्ते कुछ भी नहीं इंक्रीज हो रहा, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में धरना देने नहीं चले जाओगे, या सुप्रीम कोर्ट में आप अपना प्रपत्र लेकर नहीं चले जाओगे, या डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते आप। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहली बात जो है, अपनी बात कहाँ रखेंगे आप? ट्रिब्यूनल्स में रखेंगे, जो पर्टिकुलर इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, क्योंकि 323 का में साफ साफ ये बात कही गई थी कि संसद जो है इसके पास ये राइट है कि वो केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं में जो भी भर्ती प्रक्रिया में कुछ भी ऐसे विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। यानी प्रशासनिक अधिकरण शब्द का मीन्स बहुत अच्छे से डिकोड करना आना चाहिए। प्रशासनिक मतलब प्रशासन से संबंधित जो भी मामले हैं उनके लिए अधिकरण बना सकती है, ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। कौन? संसद बना सकती है, ठीक है। संसद ने वही काम किया, क्योंकि इसको इस 323 का आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के इस 323 का आर्टिकल में ये राइट मिल गया था। अब राइट मिल गया था तो संसद ने वही काम कर दिया। यानी 323 का के तहत जो राइट मिला उसका प्रयोग करते हुए संसद ने क्या किया? संसद ने एक एक्ट पारित कर दिया। एक्ट जो है, एक्ट कब लाए? तो 1985 में ये एक्ट पारित हुआ। एक्ट का नाम क्या हुआ? संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम एक्ट, यानी इस एक्ट को पारित किया। अब एक्ट बन गया तो इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट रखे गए होंगे, कुछ रूल, कुछ प्रावधान, कुछ नियम रखे गए होंगे इस एक्ट में, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल इसी वे में समझ में आ गई। अब क्या हुआ? यानी संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम जो है 1985 पारित कर दिया, और जब पारित कर दिया ये एक्ट जब बन गया तो एक्ट में कुछ पॉइंट होंगे, चाहे वो केंद्र से संबंधित हो और चाहे वो राज्य से संबंधित हो। तो इस एक्ट के थ्रू ही ये जो एक्ट बना, अधिनियम बना, ये अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य सरकार के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। चूँकि संसद के पास अधिकार था कि वो अपने स्थानीय निकाय, सार्वजनिक निगम के लिए जो है वो प्रशासनिक अधिकरणों की नियुक्ति कर सकता है, तो संसद ने वही काम किया। पार्लियामेंट ने 323 का आर्टिकल का यूज़ करते हुए उसने क्या किया? उसने सेंट्रल के लिए सेंट्रल प्रशासनिक अधिकरण बना लिया और
राज्य के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया। कब? 1985 के एक्ट के द्वारा। 1985 का एक्ट क्या है? 1985 प्रशासनिक अधिकरण एक्ट 1985, ये संसद ने पारित कर लिया और इसके बेसिस पर इन्होंने जो है संसद ने केंद्र के लिए एक बनाया, यानी जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नौकरियां होती हैं उनके मामलों को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल्स बना दिया, एक ऐसा न्यायालय बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कि जो भी नौकरियां हैं उनसे संबंधित विवादों को सुनेगा। तो उसका नाम हो गया केंद्र प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है। दूसरा ऐसा संसद ने ही, देखें आप, राज्य विधानमंडल का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर संसद ने ही क्या किया, राज्यों के संदर्भ में ही राज्य सरकार की जो भी नौकरियाँ आती हैं, अब उसमें से भी अगर जो है राज्य सरकार की नौकरियों से संबंधित कोई भी विवादास्पद बात आती है तो उनको सुलझाने के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन का अधिकार दिया। किसको? संसद ने। ठीक, संसद ने ये दो बना दिए, केंद्र प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण। और ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम किसी भी जो है कहा जाए इन मामलों में, यानी अगर आप कोई भी मामला अगर आपकी नौकरी से संबंधित है, चाहे फिर वो फ्रॉड का हो, चाहे नियुक्ति का हो, भर्ती का हो, सेवा शर्तों का हो, वेतन भत्तों का हो, जो है पेंशन का हो, जो भी मामला है उस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं ले जा रहे हैं, अधिकरण में ले जा रहे हैं। और अधिकरण में आप सबसे पहले इसलिए ले जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कम खर्च वाला है। अधिकरण में मात्र आप 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में आप अपना जो है प्रपत्र ज्ञापन सौंप सकते हैं इस ट्रिब्यूनल्स में, यानी इससे कहा जा सकता है कि ये काफ़ी कम खर्चीला है और मैटर यहाँ पर जल्दी सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्टर को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, इसी सेक्टर से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए। तो ये अधिनियम जो है केंद्र प्रशासनिक अधिनियम केंद्र प्रशासनिक जो है प्राधिकरण या अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण। तो इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट जो है ये अधिनियम जो है किसी भी पीड़ित लोक सेवक को शीघ्र और कम खर्चीला न्याय प्रदान करने के लिए एक नया अध्याय जोड़ता है। ठीक है। अब यानी आपने देखा कि जो है संसद पार्लियामेंट ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा दो चीज़ें बनाई, या दो चीज़ें संसद ने जो है उस अधिनियम को पारित करने के बाद संसद ने दो चीज़ें बनाई, दो अधिकरण बनाए, सेंटर के लिए अलग मैटर सॉल्व करने के लिए और राज्य के लिए अलग के मैटर को सॉल्व करने के लिए दो अधिकरण बनाए। यानी सेंट्रल के लिए बनाया CAT, यानी CAT का कहने का मतलब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाया और राज्य प्रशासनिक अधिकरण बनाया 1985 एक्ट के थ्रू। किसने? संसद ने बनाया। ठीक है। अब 1985 एक्ट के थ्रू जो है CAT बनाया और SAT बनाया। CAT क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। CAT मतलब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यानी कहने का तात्पर्य सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर CAT और SAT, CAT और SAT ये किसके पार्ट हैं? 1985 जो है एक्ट के प्रशासनिक जो है अधिनियम, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर CAT और SAT बनाए गए। अभी ये 323 का ही आर्टिकल चल रहा है, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। ठीक है। तो 323 का में ही दो चीज़ें अभी इसी चीज़ को डिकोड किया जा रहा है कि संसद को ये पावर दी गई तो संसद ने ये काम किए हैं, CAT और SAT बनाए हैं। केंद्र की नौकरियों में जो भी विवाद बवाल होते हैं उनको सुलझाने के लिए CAT बना दिया और राज्य के लिए SAT बना दिया। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो CAT बनाया गया इसमें कितने खंडपीठ हैं, कहाँ पर इसका मुख्य न्यायालय कहाँ पर है, एक तरह से मुख्य खंडपीठ कहाँ है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो क्लियरिटी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या CAT की बात की जाए तो CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो प्रधान कहा जाए, प्रधान खंडपीठ कहाँ है? तो प्रधान खंडपीठ जो है वो दिल्ली में है। यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT जो है, CAT का जो है प्रधान खंडपीठ, प्रमुख खंडपीठ कहाँ है? तो प्रमुख खंडपीठ जो है वो कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्लियर। उसके बाद ये तो है प्रमुख, यानी हर चीज़ का क्या होता है? हेडक्वार्टर होता है, उसके बाद अन्य जो है खंडपीठें होती हैं। तो ये तो हो गया प्रधान खंडपीठ CAT की दिल्ली में है। और जो विभिन्न राज्य हैं तो विभिन्न राज्यों में पूरक खंडपीठ के साथ, यानी
विभिन्न राज्य जो हैं, तो विभिन्न राज्यों में पूरक खंडपीठ के साथ जो है 1985 में इसका क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। 1985 अभी आप बिल्कुल देखो, इधर से आप रिलेट करें कि यहाँ पर 1985 ये अधिनियम था एक्ट, और 1985 के द्वारा ही ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT बनाया गया था और SAT बनाया गया था। अब इन्हीं की बात की जा रही है, CAT की बात की जा रही है। तो CAT ने क्या कहा, CAT का अपना प्रमुख जो खंडपीठ है वो जो है दिल्ली में है। CAT का प्रमुख खंडपीठ कहाँ है, दिल्ली में है। और ये किस जो है किस एक्ट के द्वारा आई है, ये 1985 में जब गठित हुआ तभी CAT भी आ गया। और CAT में ही ये हुआ कि इसका प्रधान जो खंडपीठ है वो दिल्ली में है, और जो इसकी अन्य 17 खंडपीठें हैं वो 15 मुख्य न्यायालयों की प्रधान पीठों में ही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 15 मुख्य न्यायालय की प्रधान पीठ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो है इसमें प्रमुख खंडपीठ दिल्ली में हो जाती है, और जो 17 अन्य हैं उनमें से जो 15 हैं, तो 15 जो है वो हाई कोर्ट, आप देखते हैं हाई कोर्ट, तो हर राज्य में अपना अपना हाई कोर्ट है। उसी तरह से ये अधिकरण जो है, ये अधिकरण का विभाग भी उन्हीं हाई कोर्ट के साथ साथ अटैच हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य उन्हीं जो 15 मुख्य न्यायालय हैं, मुख्य न्यायालय का मतलब जो 15 हाई कोर्ट हैं, 15 हाई कोर्ट जो है उन्हीं में ये जो है ये एक एक अधिकरण वाला पद या अधिकरण वाला पार्ट भी ऐड है। तो जो है इन 17 खंडपीठों में से 15 मुख्य न्यायालय की प्रधान पीठ में ही है, और जो 2 अन्य हैं वो 2 अन्य जयपुर और लखनऊ में। अब इसको और क्लियरिटी से समझाने के लिए एक बार और मैं डिस्कस कर दूं कि मतलब प्रमुख जो है वो दिल्ली में है, और 17 जो अन्य हैं उनमें से जो 15 हैं, जैसे कि एग्जाम्पल जो है यूपी का लिया जाए। अब यूपी की खंडपीठ कहा जाए कि जो है खंडपीठ लखनऊ में स्थित है या इलाहाबाद में स्थित है, ऐसे एज एग्जाम्पल आपको बताए। तो मान लिया इलाहाबाद लिया जाए, तो यहाँ पर इसकी खंडपीठ जो है मेनली जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद, और इसकी खंडपीठ लखनऊ में। तो लखनऊ में खंडपीठ है, तो यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही ट्रिब्यूनल वाला एक पद या समूह एक तरह से एक विभाग बना दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य जहाँ पर जो है हाई कोर्ट बना हुआ है वहीं पर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, इनका एक अलग मंच सॉल्व करने के लिए। तो यही कहने का तात्पर्य है, 15 जो है वो मुख्य न्यायालय की जो है प्रधान पीठों में ही है, और जो 2 अन्य हैं 17 में से वो जयपुर और लखनऊ से संचालित हैं। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ गए। अब बात आती है कि ये जो पीठें हैं, तो ये पीठें जो हैं वो मुख्य न्यायालय की अन्य सीटों पर जो है सर्किट बैठकें भी करती हैं। यानी मुख्य न्यायालय की जो अन्य सीट हैं उन पर क्या करती हैं, सर्किट बैठकें भी करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात जो है यहाँ पर समझने लायक कि मुख्य कहाँ हैं, कितनी अन्य हैं, टोटल कितनी हैं, और कहाँ कहाँ अटैच हैं, 2 अन्य कौन सी हैं, जयपुर और लखनऊ हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई तो इसके बाद इनका कार्य तो आपको पता ही है। CAT क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरी हैं, चाहे वो भर्ती सेवाएं हैं, उनसे संबंधित जो भी विवाद हैं उनको निपटाने का कार्य करेगा। यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र, इसके अधिकार क्षेत्र में क्या आएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, अपने अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आने वाली भर्ती हो गई, सेवा हो गई, उन सभी मामलों को देखेगा, देख रेख करेगा। और इसके अंतर्गत आएंगे क्या, CAT के अंतर्गत चूंकि सेंट्रल का प्रशासनिक अधिकरण है, सेंट्रल यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, तो इसमें सेंट्रल वाले में केंद्रीय वाले में इसमें अखिल भारतीय भी आ जाएंगी। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब यानी ऑल इंडिया सर्विसेज भी आ जाएंगी इसमें, IAS, IPS और जो है IFS यानी अखिल भारतीय सेवाएं भी आ जाएंगी। इसमें केंद्रीय लोक सेवाएं और जो है इसमें कौन सी, केंद्रीय लोक सेवाएं। अभी राज्य लोक सेवाओं की बात नहीं आई क्योंकि ये क्या है, ये CAT है ना कि SAT में राज्य लोक सेवाएं आ जाएंगी। तो चूंकि आपने देखा कि पब्लिक सर्विसेज को 3 भागों में से 2 भाग जो हैं अखिल भारतीय और केंद्र लोक सेवा, वो CAT के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि केंद्र के अधीन जो भी नागरिक पद हैं, सैन्य सिविल सेवाओं के जो भी जो है सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है। अब इस शब्द को बहुत अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो सारी चीज़ें CAT में आ रही हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पद की सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को,
अब ये जो सैन्य सेवा पद है, ये सैन्य सेवा पद वो सैन्य सेवा पद नहीं है जो डिफेंस सेक्टर में आप ले रहे हैं। यानी डिफेंस सेक्टर में कहने का तात्पर्य रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय में वो उसका अलग सारा प्रावधान, उसकी सारे मुकदमे अलग चल रहे हैं। यहाँ पर सैन्य सेवा का क्या मतलब है, तो यहाँ पर शब्द लिखा है सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी। अब सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी कौन से होते हैं, तो सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी का मतलब जिन्होंने यूपीएससी विभाग से या यूपीएससी आयोग द्वारा जो है परीक्षा कराई गई परीक्षा को पास किया हो, कहने का तात्पर्य। तो इसमें कौन से लोग आते हैं, इसमें से एज एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा अजीत डोभाल, रक्षा मंत्रालय में आप देखेंगे जैसे अजीत डोभाल, तो क्या अजीत डोभाल सैन्य विभाग से संबंधित हैं? नहीं। किसी भी सेना से संबंधित हैं? नहीं। तो अजीत डोभाल क्या है, अजीत डोभाल जैसे एक आईपीएस अफसर, और आईपीएस अफसर यानी उन्होंने एक तरह से ऑल इंडिया सर्विसेज में या इन एग्ज़ाम्स को पास किया, आईएएस जो है एग्ज़ाम जो है, तो इन एग्ज़ाम को पास करने के बाद यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर करने के बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप जो है या सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, उनको कई अन्य पदों पे, चाहे वो सचिव का पद हो गया या जो है रक्षा मंत्रालय या कहा जाए कि रक्षा विभाग में कुछ ऊंचा पद दे दिया जाए सिक्योरिटी के लिए। तो उस तरह से जो है यहाँ पर आप देखते हैं अजीत डोभाल जो है सबसे अच्छे रणनीतिकार है एक तरह से, जो है रक्षा विभाग में कोई किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या फिर कहा जाए किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं काफ़ी इनका अहम रोल जो है रहता है। तो ये अजीत डोभाल आपने देखा कि ये क्या है, इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया हुआ है। तो ये जब यूपीएससी क्लियर किया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि जो है कुछ ऐसे पद जो है, यानी ये क्या है, ये सिविल कर्मचारी हैं, सिविल सेवा को जो है सिविल परीक्षा पास करके गए हुए हैं। तो सिविल कर्मचारी होते हुए भी ये सैन्य सेवा में हैं। तो यानी इन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है। कहाँ पर? इन प्रशासनिक अधिकरणों में इनसे संबंधित इनके जो है कर्मचारी, ये जो कर्मचारी हैं इनके विभाग से संबंधित कोई भी मामला आ गया तो या इनकी सेवा शर्तों से संबंधित जो है नियुक्ति से इनसे संबंधित कोई भी मामला आ रहा है तो वो सीएटी में जा रहा है, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जाएगा। तो यहाँ पर वो सैन्य सेवा यानी जो रक्षा विभाग वाला होता है उससे ये कैसे अलग है, ये सिविल सेवा वाले कर्मचारी हैं सैन्य सेवाओं के, ठीक है। इनको कहाँ पर सम्मिलित किया जा रहा है? सीएटी में सम्मिलित किया जा रहा है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हालांकि सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी, अब यहाँ पर ये कौन सा सैन्य सेवा है, ये बिल्कुल जो एग्जैक्ट आप समझ गए हैं कि जैसे ये सैन्य सेवा जो अलग यहाँ पर रक्षा विभाग की बात हो रही, तो ये अलग रहेंगे, इनको इनमें शामिल नहीं किया जाएगा इन सीएटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के अंतर्गत आते हुए भी, जैसे कि इन सैन्य सेवाओं में, यानी इसके अलावा जो है ये जो सैन्य सेवा के सदस्य हो गए उनके अधिकारी मेजर जनरल ये जो होते हैं यहाँ पर, तो सदस्य अधिकारी या फिर हाई कोर्ट के कोई कर्मचारी हो गए या संसद सचिवालय के कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। किसमें? सीएटी में, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में। बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब सीएटी में कौन लोग जाएंगे अपना मामला सुलझाने के लिए, अपना विवाद सुलझाने के लिए, ये क्लियर हो गया। सीएटी की मुख्य खंडपीठ कहाँ है और अन्य खंडपीठें कहाँ हैं, टोटल कितनी हैं और किस एक्ट के थ्रू गठित हुई, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। फिर उसके बाद यानी अब किसकी बात करते हैं, तो अब बात करते हैं हम लोग, अब थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करते हैं कि ये जो सीएटी आपने देख तो लिया, अब सीएटी में कार्यकाल कितना होता है, इसके मेंबर कितने होते हैं और कौन कितने सदस्य जो है ये सीएटी है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कैसे गठित हुआ, कैसे प्रावधान या कब संशोधन हुआ, इस चीज़ में चर्चा करेंगे। तो थर्ड पॉइंट सीएटी का क्या हो जाता है, सीएटी जो है वो एक तरह से बहुसदस्यीय संस्था है। अब बहुसदस्यीय मतलब एक से ज़्यादा सदस्य होंगे किसमें? सीएटी में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में। तो सीएटी में पहले जो होता था तो सीएटी में एक अध्यक्ष होता था, यानी कहा जाए कि सीएटी में पहले एक अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष होता था और जो है कुछ सदस्य होते थे। ये कब होता था? ये पहले होता था। पहले कहने का तात्पर्य जो है कैट में यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, कैट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को कैट बोलते हैं। तो कैट में कितने मेंबर जो हैं वो होते थे, तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कुछ सदस्य होते थे।
लेकिन फिर उसमें संशोधन हुआ और संशोधन के माध्यम से अब जो है ये बहुसदस्यीय तो निकाय है, लेकिन इसमें अब कितने मेंबर होते, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, यानी अब उपाध्यक्ष का पद हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक अध्यक्ष मिलेगा और आपको सदस्य मिलेंगे, इसमें सदस्य मिलेंगे। अभी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसको सारी चीज़ों को क्लियर करना है, पहले आप सुनते जाएं। तो यहाँ पर यानी सीएटी में एक अध्यक्ष होगा और एक, यानी एक सदस्य नहीं कहने का तात्पर्य, एक अध्यक्ष होगा और कुछ सदस्य होंगे। पहले एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते थे, जो कि अब नहीं, अब क्या है, एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। फिर इस, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत चल रही, सीएटी और एसएटी, अभी एसएटी आपको पढ़ना आगे, तो ये सारी चीज़ें 1985 एक्ट के थ्रू दौरान ही, यानी 1985 एक्ट के तहत की गई हैं। तो इस 1985 एक्ट जो बनाया गया था, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 जो बनाया गया था, तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में 2006 में एक संशोधन किया गया, और 2006 में संशोधन करके क्या शामिल किया गया, तो 2006 में जब संशोधन किया गया इस एक्ट में, तो इसमें जो कैट था, तो इस कैट के सदस्यों की जो हैसियत है, जो एक तरह से कहते हैं जो है कैट के जो मेंबर हैं, तो इस कैट के मेंबरों की जो पावर है वो एक तरह से हाई कोर्ट, अभी आप देखेंगे आगे, तो हाई कोर्ट के जो सदस्य होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पावर के बराबर किया गया 2006 में। यानी इससे पहले क्या होता था, 2006 से पहले जो ये ट्रिब्यूनल्स होते थे, जो है अधिकरण जो होते थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन 2006 में क्या हुआ, 2006 में जो कैट के सदस्य थे, इनकी जो है एक तरह से कहते हैं रैंकिंग जो है, या कहते किसके बराबर पावर रख रहे हैं, तो सीएटी के जो सदस्य थे, इनको पावर जो है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पावर की बराबर की गई। कब, 2006 में। किस एक्ट में परिवर्तन किया गया, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में, ठीक है। अब इनकी पावर तो बढ़ा दी गई, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर कर दी गई, ठीक है। और इसमें आपने देखा कि इस कैट में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य हैं, तो एक अध्यक्ष होता है और 65 सदस्य होते हैं। अब दूसरी चीज़ की, किसी भी विभाग में जितने सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, अगर आपको पता चल गया कि इस विभाग में ये अध्यक्ष और इतने सदस्य होते हैं, तो जस्ट दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस विभाग में जो सदस्य हैं वो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे जाते होंगे, जस्ट तुरंत क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर जो ये 65 जो पद हैं, यानी जो है सीएटी में एक अध्यक्ष और 65 सदस्य होंगे। ये जो 65 सदस्य हैं वो दो जो है विभागों से संबंधित दो संस्थानों से लिए जाते हैं। ये जो 65 सदस्य हैं ये न्यायिक विभाग से और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव की भी इनको ज्ञान होना चाहिए, संज्ञान होना चाहिए। अब किसी भी नौकरी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना वेतन हो सकता है, किस ग्रेड की नौकरी है, किस ग्रुप या किस ग्रेड की नौकरी है, राजपत्रित है या गैर राजपत्रित है, क्या अलाउंसेस दिए जा सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी एक प्रशासनिक अधिकारी को होगी, एक प्रशासनिक जो है जानकारी रखने वाले को। दूसरा, चूँकि इसमें विवाद ले जाए जाएंगे, इसमें विवादों का निपटारा ले जाने के लिए आप कह रहे हैं, तो जो भी मेंबर इसमें नियुक्त होंगे, ये 65 मेंबर, उनको एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया की भी जानकारी होनी चाहिए, न्याय कैसे दिया जाता है, किस बेसिस पे, तो इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों से जब आप संतुष्ट हो गए, तो इसका मतलब ये जो 65 पद हैं वो न्यायिक और प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाएंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात कि ये जो सदस्य हैं यानी 65 पद जो स्वीकृत हैं और अध्यक्ष का जो पद है, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई कि नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, कहाँ से, किस विभाग से ये लोग लिए जाएंगे, ये बात क्लियर हो गई। अब कितने समय के लिए लिए जाते हैं, ये बात दूसरी आती है। तो इनका कार्यकाल जो है वो, जो अध्यक्ष है, इनमें जो अध्यक्ष है इसका कार्यकाल कितना है, इसका कार्यकाल है 5 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। और उसके बाद जो अन्य सदस्य हैं, तो अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कहा जाए कि 5 वर्ष या एक तरह से कह दें 62 वर्ष, 62 वर्ष। तो सदस्य के मामले में 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले आ जाए, और अध्यक्ष के मामले में 5 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले आ जाए, ठीक है। तो अध्यक्ष क्या होगा, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, और जो सदस्य हैं, ये जो सदस्य हैं 65, ये 62 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, कितने सदस्य होते हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, अब सीएटी में
यानी अब जो है सीएटी के सदस्य हो गए। अब इसके बाद जो है सीएटी में जो है नियुक्त जो किए जाएंगे, ये जो सदस्य होंगे इनको नियुक्त करने वाले कौन होंगे। हालांकि आपने जाना कि सीएटी में जो 65 सदस्य हैं वो नियुक्त जो हैं वो 2 विभागों से होंगे लोग, यानी न्यायिक विभाग से संबंधित लोग होंगे और प्रशासनिक विभाग से संबंधित लोग होंगे, और नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। यानी एक वर्ड में आपने देखा कि इन सदस्यों की जो नियुक्ति हैं, ये जो 65 उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे। लेकिन ये न्यायिक और प्रशासनिक विभाग से आने वाले लोगों को चुनेगा कौन। प्रशासनिक में बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में होंगे, न्यायिक में बहुत सारे लोग होंगे, तो उनमें से आप 65 सदस्यों को कैसे छांटेंगे, ये बात आती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो सीएटी के सदस्य हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय में इनके द्वारा जो नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश होगा, इनकी अध्यक्षता में एक अधिकार समिति, एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। यानी इन सीएटी के 65 सदस्यों को नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक जो है कार्यरत न्यायाधीश जो है एक न्यायाधीश की अध्यक्षता रखा जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश जो होते हैं उनकी अध्यक्षता में एक चयन समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? चयन समिति। ये चयन समिति क्या करेगी? इन 65 सदस्यों को चयन करने का काम करेगी। चयन समिति की अनुशंसा पर ही इन सदस्यों की नियुक्ति होगी। ठीक है। अब चयन समिति का जैसे ही मैंने नाम लिया, तो इस चयन समिति मतलब अब इसमें कौन से लोग होंगे ये भी तो बात जानना जरूरी है। ठीक है। तो इस चयन समिति की अनुशंसा पर होगी, और इस चयन समिति में आप जानते हैं कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी सबसे पहली चीज़ की क्या थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति पर ही आएगा। अब उनकी सहमति के बाद जो है ये चयन समिति के पास जा रहा, तो चयन समिति में ACC कहा जाए। ACC क्या है? ACC का मतलब जो है एक तरह से अपॉइंटमेंट जो है वो कैबिनेट जो है कैबिनेट कमेटी जो होती है उनके द्वारा, यानी कहा जाए कैबिनेट की नियुक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात इनकी नियुक्ति की जाएगी। यानी जो 65 मेंबर हैं उनके लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और उसके बाद उनकी सहमत जब मिल जाएगी, उन्होंने एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अधिकार समिति और एक यानी कह दें एक चयन समिति की नियुक्ति कर देंगे, और उस चयन समिति के मेंबर होंगे कैबिनेट की नियुक्त समिति के सदस्य जो होते हैं। तो कैबिनेट की नियुक्त समिति के सदस्य कहने का तात्पर्य ACC जो है अपॉइंटमेंट कमेटी जो है अपॉइंटमेंट कमेटी जो है अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी जो होती हैं। अब अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी में जो प्रमुख कौन होते हैं? PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कौन से मेंबर होते हैं कैबिनेट की नियुक्त समिति में? इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं। तो ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों का अनुमोदन होगा। इन सदस्यों के अनुमोदन के बाद ही इन जो 65 सदस्य थे जो प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र से संबंधित थे, इन 65 सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है। यानी अब आपने प्रोसेस समझ लिया पूरी तरह से। अब तीसरी बात यानी नेक्स्ट लास्ट बात आती है CAT से संबंधित एक तरह से, कि मैंने जैसे बताया ये काफ़ी सस्ती प्रक्रिया है। इसमें आप 50 रुपये में जा करके अपना प्रपत्र दे करके एक तरह से अपनी बात रख सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT जो है इसकी सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से ये जो है बाध्य नहीं है। यानी कह दी जाए क्या CAT काफ़ी कठोर है? तो CAT बहुत कठोर नहीं है। यानी 1908 की जो सिविल प्रक्रिया संहिता थी, सिविल प्रक्रिया संहिता, तो इसकी जो कानून प्रक्रिया थी इनसे पूरी तरह से जो है बाध्य नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इतनी कठोर नहीं है, आप देखेंगे। तो यहाँ पर जो न्याय है यानी ये एक तरह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। तो यानी ये काफ़ी कठोर नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये क्योंकि ये काफ़ी लचीली भी है। लचीली कहने का तात्पर्य कि इसमें काफ़ी सस्ते में आप 50 रुपये में जा करके अपना प्रपत्र या नाम मात्र का शुल्क देना होता है अभ्यर्थी को, जो भी अपना मुकदमा या अपनी बात रखने को जा रहा है इन ट्रिब्यूनल्स में, इन अधिकरणों में। और इसके अलावा वो जो 50 रुपये में जा रहा वो पर्सन स्वयं हो सकता है, या फिर अपने किसी भी सदस्य को भेज सकता है, या फिर उसका कोई वकील हो सकता है। इस तरह से ये काफ़ी लचीली प्रक्रिया थी। ठीक है।
अब बात आती है कि यानी जैसे मैंने 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र किया, तो 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, क्या वो ट्रिब्यूनल्स में जो है अभी ट्रिब्यूनल्स में है? तो नहीं, ट्रिब्यूनल्स में नहीं है। तो ट्रिब्यूनल्स में नहीं है, लेकिन मामला जो है सबसे पहले नौकरियों से संबंधित जो भी मामला है, जो भी जाता है, तो वो ट्रिब्यूनल्स में ले जाया जाता, और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे पहले, यानी इससे पहले कि जो मामले थे वो सिर्फ पहले ट्रिब्यूनल्स में जाते थे, यानी अगर कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरी से संबंधित कोई मामला होता था, वो सबसे पहले कहा जाता था ट्रिब्यूनल्स में, उसके बाद डायरेक्ट कहा जाता था सुप्रीम कोर्ट में। यानी ट्रिब्यूनल्स की जो है जजमेंट से अगर आप संतुष्ट नहीं होते थे तो आपका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, आप सुप्रीम कोर्ट मामले को ले जा सकते थे। तो यहाँ पे भी क्या होता था, एक तरह से त्वरित कार्यवाही या जल्दी सुनवाई हो जाती थी जो है कम समय में। यहाँ तक तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मामला आया 1997 में। विवाद कब हुआ? विवाद तब हुआ जब 1997 में एक मामला आया, और इस मामले का नाम था चंद्र कुमार मामला, यानी चंद्र कुमार नाम की पर्सन द्वारा ये मामला लाया गया, इसलिए इसका नाम चंद्र कुमार मामला पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये फिर 1997 में ये प्रावधान किया गया कि कोई भी मामला जो है, अगर सबसे पहले आप जो है ट्रिब्यूनल्स में आ रहा कोई भी मामला या नौकरियों से सेवाओं से संबंधित कोई भी मामला, सबसे पहले आप ट्रिब्यूनल्स में ले जाएं, और उसके बाद जो है ट्रिब्यूनल से आप संतुष्ट नहीं होते हैं अधिकरण के न्याय से, जजमेंट से, तो उसके बाद आपको हाई कोर्ट ले जाना कंपलसरी होगा, और तब आप सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। यानी इस प्रक्रिया को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। ये 1997 से नियम आया। ये क्यों नियम आया? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले डायरेक्ट ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मामला चला जाता था। अब जब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाता था तो एक तरह से हाई कोर्ट तो उसका तो अपमान हो गया, कह सकते हैं आप, कि बीच में जो है इतनी जो है इम्पॉर्टेंट कड़ी है, अब आप उसमें डायरेक्ट मामला ले नहीं जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं मामला लेकर के, तो यानी इसका तो अपमान हो गया। तो फिर क्या हुआ, ये जो चंद्र कुमार मामला आया, तो इसमें फिर ये प्रावधान फिर से ऐड किया गया कि जो है आप मामला जो है वो पहले ट्रिब्यूनल्स में ले जाएं, फिर हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में। यानी अब प्रेजेंट टाइम में करंट सिचुएशन ये है कि ट्रिब्यूनल्स के बाद बिना हाई कोर्ट में मामला ले जाए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये जस्टिफाइड नहीं होगा। तो इस तरह से इस चीज़ को मैंने समझा दिया कि किसी भी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में ही दी जा सकती है। ये कब था? ये तब था, यानी जब बना ये 1985 में जो है प्रशासनिक अधिकरण बना CAT, और उसके थ्रू ये प्रावधान था कि आप ट्रिब्यूनल्स में ले जाएं या मूल अधिकरण से डायरेक्ट जो है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाता था मामला, और ये उच्च न्यायालय में नहीं जाता था। ये मामला आया चंद्र कुमार मामला 1997 में, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही ये जजमेंट दिया, उच्चतम न्यायालय ने ही, कि जो है पहले आप मामला जो है वो हाई कोर्ट ले जाएं, यानी उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र पर ये प्रतिबंध जो है वो असंवैधानिक है, यानी कहा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन और इस जो है इसके खिलाफ है। पहले आप हाई कोर्ट ले जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला लाएं। तो क्योंकि ये मूल संरचना है कि आप कोई भी मामला जो है पहले अधीनस्थ न्यायालय में जो है सुनवाई होती है, उसके बाद आप जानते हैं कि हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट, जो एक चरण है, एक प्रक्रिया है, उसको हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए फिर हाई कोर्ट में मामला ले जाना सुनिश्चित किया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यानी न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है, और इन आदेशों के विरुद्ध संबंधित जो भी उच्च न्यायालय है उसकी खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, ये चीज़ हुई कि जो पीड़ित है, कोई भी पीड़ित लोक सेवा जो है, लोक सेवक का मतलब पब्लिक सर्विसेज से संबंधित, यानी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉयमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, तो लोक सेवक जो है वो बिना संबंधित हाई कोर्ट में जाए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो जो है गए बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दे सके, ये जो है एक तरह से प्रतिबंधित किया गया, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये संभव बिल्कुल नहीं है कि आप बिना हाई कोर्ट जाए सुप्रीम कोर्ट जाएं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लिया पूरे कॉन्सेप्ट को, क्लियरिटी आपको बिल्कुल अच्छे से आ गई। अब हम लोग बात करते हैं SAT की। ठीक है, अब SAT क्या है? तो SAT जो है, अब इसको इजीली आप समझ सकते हैं कि SAT जो है ये भी क्या आया, ये भी 1985 के केंद्रीय जो है राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तहत गठित किया गया जो है SAT पूरी तरह से क्या होगा, एक तरह से ये राज्य सरकार के जो भी जो है राज्य सरकार से संबंधित जो भी नौकरियां होंगी उनसे संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण या स्टेट SAT बनाया गया।
स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन किन राज्यों में ये राज्य प्रशासनिक अधिकरण जो है बनाया गया है। हालांकि ये जो राज्य प्रशासनिक अधिकरण है ये कभी भी जो राज्य जो है राज्य में ये कभी भी गठित किया जा सकता है, यानी इनकी स्थापना राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है कभी की जा सकती है, कभी समाप्त भी की जा सकती है, और समाप्त हो गई हो तो फिर दोबारा भी लाई जा सकती है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण दोबारा भी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन ये बनाएगा कौन, ये जब राज्य सरकार मांग करेगा तभी। राज्य सरकार जो है अगर जो है मांग करेगा, सिफारिश करेगा प्रशासनिक अधिकरण बनाने की, तो तभी राज्य प्रशासनिक अधिकरण यानी एक तरह से राज्य सरकार की विशेष मांग पर ही जो राज्य प्रशासनिक अधिकरण 1985 है इसको केंद्र कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। राज्य नहीं ये काम कर रहा है कि अपने यहाँ जब मन हुआ तब उसने राज्य प्रशासनिक अधिकरण बना लिया, एसएटी का गठन कर लिया। ये करेगा कौन, ये करेगा केंद्र ही। आपने देखा था संसद को केंद्र और राज्य के संबंध में प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति दी गई थी, तो बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राज्य एसएटी है, यहाँ पर जो राज्य प्रशासनिक अधिकरण 1985 है, ये केंद्र को ये राइट दे रहा है कि वो राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। किसको, केंद्र को देता है शक्ति। अब केंद्र ने क्या किया, जैसे कि मतलब अब राज्यों में एसएटी, किन किन राज्यों में एसएटी है, तो जो है अब तक की 2016 में और इसके अलावा बाद तक में भी आप देखोगे तो 2016 तक में जो है 9 राज्य जो थे, 9 राज्यों में एसएटी जो है वो एसएटी का गठन किया गया। अब एसएटी 9 राज्यों में कौन कौन से 9 राज्य, आंध्र प्रदेश हो गया, यानी दक्षिण में आप देखें आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर दक्षिण में ही केरल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा फिर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। कर्नाटक हो गया, ठीक है। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। दक्षिण के सारे हो गए यहाँ पे, यानी आंध्र प्रदेश जस्ट लगा हुआ तमिलनाडु, फिर उसके बाद केरल, कर्नाटक और उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर एमपी जस्ट जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद इधर आप आ जाएं थोड़ा सा जो है मध्य प्रदेश के साइड में उड़ीसा चले गए, और उड़ीसा के बाद अब आप ऊपर आ जाएं, यानी उड़ीसा से थोड़ा ऊपर तो ये पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ इलाका, और पश्चिम बंगाल के बाद आप जस्ट ऊपर एक ही जो है उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी ये 9 राज्य दक्षिण के सारे ले लें आप, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। इन 9 राज्यों में जो है वो क्या है, एसएटी का गठन है। राज्य जो है राज्य प्रशासनिक अधिकरण जो है वो गठित करने की शक्ति जो है वो केंद्र को दी गई है, केंद्र ने गठित किया है एक तरह से। इतनी बात हो गई। फिर उसके बाद देखोगे आप कि इन जो है 9 राज्यों के अलावा, 9 राज्यों के अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि यानी केरल में राज्य जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में राज्य प्रशासनिक अधिकरणों की जो है वो स्थापना की जा चुकी है पूरी तरह से इन 9 राज्यों में। उसके बाद जो 3 जो है ये आपने देखा जो इन 9 राज्यों में से जो है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, यानी इनमें से भी एक एमपी वाला रीजन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अधिकरण को एसएटी को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब इन 9 में से इन 3 ने समाप्त कर दिया, मतलब 6 के बाद बची, ठीक है। फिर क्या हुआ, केरल ने भी जो है केरल प्रशासनिक अधिकरण जो है वो 2010 में प्रभाव में आया कि वहाँ पे भी एक एसएटी का गठन होना चाहिए, और 2010 में इसका भी अस्तित्व आया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इन तीनों ने क्या किया था, इन तीनों ने मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, इन्होंने समाप्त कर दिया था एसएटी को। किसको, एसएटी को। फिर इनमें से भी हिमाचल प्रदेश ने दोबारा एसएटी के गठन या पुनर्गठन का अनुरोध किया है, और एक तरह से यहाँ पर एसएटी हिमाचल प्रदेश में दोबारा एसएटी बन चुका है, एसएटी बन चुका है। और फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो रीजन है, तो तमिलनाडु ने दोबारा एसएटी के गठन की मांग की है, एसएटी जो है एक तरह से कहते हैं अनुरोध किया है। और इस तरह से आप देखते हैं कि इन 9 में से फिर से लगभग 8 की कंडीशन हो चुकी है। 9 में से पहले हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने समाप्त कर दिया था, फिर से हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट कर दिया है, और तमिलनाडु में दोबारा ज्ञापन दे दिया कि मतलब मेरे यहाँ दोबारा फिर से एसएटी का गठन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पीठ के नाम और उनके न्याय क्षेत्र जो हैं। ये यहाँ पर जो 17 मैंने अभी इसके पहले जो आपको बताई थी कि 17 जो है यानी केंद्रीय, ये सेंटर वाली बात हो रही है, ना कि अभी राज्य वाली सीएटी की बात हो रही है। तो सीएटी में आपने देखा था जो प्रमुख है प्रधान न्यायपीठ जो है वो दिल्ली में थी, इसके अलावा 17 अन्य थी। तो 17 अन्य में से जो है खंडपीठों में से 15 जो थी वो जो है मुख्य खंडपीठ में, यानी जो है इलाहाबाद पीठ में ही उत्तर प्रदेश की मुख्य खंडपीठ क्या है, मतलब जो है हाई कोर्ट,
यानी उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद में ही उसका ट्रिब्यूनल्स बना दिया गया। तो इस तरह से जो है 15 जो हैं उसी के जो है हाई कोर्ट के अंतर्गत, या फिर कहते हैं जो केंद्र जो मूल मामलों को देखता है, एक तरह से मुख्य न्यायालयों में ही उन खंडपीठों को स्थापित कर दिया गया, मुख्य न्यायालयों में ही उन प्रधान जो है पीठों को या अधिकरणों को शामिल कर दिया गया। 2 जो थी वो जयपुर और इसके अलावा जयपुर वाला रीजन था, और इसके अलावा लखनऊ। तो जयपुर और लखनऊ से संबंधित जो 2 थी वो संचालित हो रही थी। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 17 कौन से हैं। इलाहाबाद, लखनऊ, कटक, हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास, एर्नाकुलम, मुंबई, अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर, और इसके अलावा चंडीगढ़, जबलपुर, पटना, कलकत्ता और गुवाहाटी। इस तरह से ये जो है वो सेंट्रल वाली चीज़ हो गई, और इसके बाद ये स्टेट वाली बात हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे ये तो हो गई कि कैट की जो है या सीएटी के जो हैं, सीएटी जो है उसकी पीठों के सर्किट जो है एक तरह से सिटिंग कहाँ पर बनाए गए, कहाँ पर बैठक जो होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यानी आप किसकी बात कर रहे थे, एसएटी की बात कर रहे थे, यानी ये आपका जो है पैराग्राफ कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये एसएटी की बात चल रही है। तो एसएटी में आपने देखा कि जो है इसमें तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश और एमपी, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में दोबारा एसएटी आ गया, तमिलनाडु में अनुरोध किया गया है कि हमारे यहाँ दोबारा एसएटी का गठन किया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समान ही राज्य प्रशासनिक अधिकरण में भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो राज्य सरकार हैं उनके कर्मचारियों की भर्ती और सेवा मामलों को देखता है। एज अ लाइक कंपैरेटिवली जैसे सीएटी कार्य कर रहा था वैसे ही एसएटी कार्य कर रहा था। इसके अंतर्गत जो भी एसएटी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके मामलों को सुनेगा एसएटी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इनकी नियुक्ति। एसएटी जो मेंबर हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ पर डाल सकते हैं इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट में कि जो एसएटी हैं, एसएटी के जो है राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष जो हैं और जो सदस्य हैं, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जिस तरह से आपने सीएटी में देखा कि 65 मेंबर हो सकते हैं सदस्य और एक अध्यक्ष, उसी तरह एसएटी में भी होंगे। तो एसएटी के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे राज्यपाल की परामर्श पर। तो दोनों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि इस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का भी उपबंध है। जिस तरह से एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, वैसे ही एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण या प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स भी हो सकता है। ये भी यहाँ पर राइट है। 2 या 2 से अधिक के लिए इसको जैट बोलते हैं, JAT, जैट हो सकता है। ठीक है, जॉइंट एक तरह से कह दे जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो सकता है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो संयुक्त राज्य अधिकरण है, संयुक्त राज्य अधिकरण यानी अगर 2 या 2 से अधिक के लिए जॉइंट आपने जो है ट्रिब्यूनल्स बना दिया, तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सिफारिश पर होगी। यानी 2 से अधिक राज्यपाल हैं, तो 2 या 2 से अधिक राज्यपाल अगर सिफारिश कर रहे हैं तो उन राज्यों के राज्यपालों की सिफारिश के बेसिस पे ही राष्ट्रपति उन मेंबर की नियुक्ति जो है वो करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो इतनी देर से आपने देखा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, 323A आर्टिकल था। 323A आर्टिकल को आपने बहुत डेप्थ में देख लिया, का और खा भा, यानी 323 का के अंतर्गत आपने सीएटी और एसएटी देखा। अब बात करते हैं, बहुत छोटा है जो है, आप बोर नहीं हो सकते क्योंकि आपके अंदर काफ़ी कैपेसिटी है। फिर आप यहाँ पर जस्ट है 323 खा या बी। 323 बी क्या है, अब 323 बी जो था वो अन्य मामलों से संबंधित था। ठीक है, 323 क्या था, 323 का जो था वो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित था। प्रशासनिक अधिकरण कैसे होते हैं, 323 खा जो है वो अन्य मामलों से संबंधित है। अब अन्य मामलों के लिए अधिकरण कहाँ पर बनाया जाएगा, या ऐसा जो है न्यायालय या ऐसा सुनवाई करने का जो है अन्य मामले कौन से होते हैं जिन पर सुनवाई करने के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाया जाए, एक अधिकरण बनाया जाए। अन्य मामलों में जैसे एज अ लाइक बहुत कॉमन एग्जांपल एनजीटी आपने बहुत सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी भी बात हम लोग करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे इस चैप्टर में, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले हों उनको सुलझाने के लिए एक ऐसा ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, एक ऐसा विभाग बना दिया जाए जो पर्यावरण से जो भी मामले आए सिर्फ उन्हीं को सुने। तो इसके लिए एनजीटी की स्थापना की गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या है, अधिकरण है।
तो जस्ट ऐसे ही यहाँ पर अन्य मामले, जो कुछ अन्य मामले हैं उनको सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया 323B आर्टिकल के तहत, यानी जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड ना हो, सेवाओं से या सरकारी नौकरी से संबंधित ना हो, उनको छोड़ करके इवन जो है कुछ मामले होते हैं, जैसे टैक्स की बात हो गई। अब कोई भी जो है टैक्स जो है इसके संबंध में जो है फिर अगर सेंट्रल वाला कोई भी बात होगी तो सेंट्रल सुलझाएगा। जैसे कि मान लिया कोई भी व्यक्ति जो है अपना पैसा जो है विदेशों में जमा कर रहा है, अब विदेशों में जमा कर रहा है, टैक्स सरकार को नहीं दे रहा है इतना, या टैक्स चोरी कर रहा है, तो ये केंद्र की बात हो गई। तो केंद्र ने ऐसे जो है इनके लिए जो है एक ट्रिब्यूनल अलग से गठित कर दिया, भ्रष्टाचार से एक तरह से। या फिर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे कर संबंधी या स्टेट में रहते हुए कोई अपने टैक्स को छुपा रहा, चोरी कर रहा, तो इन मामलों को सुलझाने के लिए टैक्स चोरी से संबंधित मामला हो गया, विदेशी मुद्रा आयात निर्यात से संबंधित कोई मामला हो गया, भूमि सुधार से संबंधित कोई मामला हो गया, तो ऐसे इन मामलों को सुलझाने के लिए भी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 323B के तहत। ठीक है, तो 323B क्या कहता है? संसद और जो राज्य विधायिका है, राज्य विधायिका में राज्य विधानसभा और विधान परिषद, तो संसद और राज्य विधायिका को निम्नलिखित मामलों में से संबंधित मामलों में न्याय करने के लिए अधिकरण बनाने का अधिकार देता है। यानी इसके संबंधित मामलों में संसद भी जो है ट्रिब्यूनल बना सकता है और राज्य विधायिका भी ट्रिब्यूनल बना सकती है। सेंटर तब बनाएगा जैसे कोई विदेशी मुद्रा का हो गया, बड़ा कोई व्यापार हो गया, उससे संबंधित उनके मामलों को सुलझाने के लिए, आयात निर्यात से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए सेंटर ने ट्रिब्यूनल बना दिया। फिर इसी तरह मामला हो गया जैसे कि व्यापारी वर्ग का आयात निर्यात का हो गया, या टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो उससे संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए राज्य विधायिका ने ट्रिब्यूनल बना दिया। तो इन दोनों के लिए, अन्य मामलों के लिए अधिकरण बनाने की पावर जो है वो दोनों के पास है, राज्य विधायिका और संसद। ठीक है, अन्य मामलों में कौन कौन से आएंगे? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कर संबंधी कोई मामला हो गया, विदेशी मुद्रा और आयात निर्यात से संबंधित कोई मामला हो गया, या फिर औद्योगिक श्रम से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित कोई मामला, या नगर संपत्ति की अधिकतम जो सीमा है, काफ़ी प्रॉपर्टी जो है डीलिंग का काम करते हैं या काफ़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है, तो उससे संबंधित कोई मामला हो गया, या संसद और राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला हो गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं निर्वाचन से संबंधित भी मामले आ सकते हैं। और खाद्य सामग्री हो गई, या फिर किराया और किराएदारी का, यानी किराएदार आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सब अन्य मामलों में आ रहे हैं और इनके सुलझाने के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल्स बना दिया गया। अधिकरण बना सकता है राज्य विधायिका या जो है पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, इसलिए आप समझ गए 323A और 323B। बी में अन्य मामले आ गए, अन्य मामलों के लिए अधिकरण की बात 323B आर्टिकल में कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि 323A और 323B कैसे भिन्न हैं, यानी इनमें दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आपने पूरा चैप्टर जो है वो पूरी तरह से इसको पूरा डिकोड कर डाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 323A जो है वो केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों को देख रहा। लोक सेवा मतलब जो है पब्लिक सर्विसेज, यानी अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज से कोई मामला हो, केंद्र सरकार की नौकरी से संबंधित जो है सेंट्रल सर्विसेज से संबंधित मामला हो, या स्टेट सर्विसेज से संबंधित मामला हो, राज्य सरकार की सेवा से संबंधित मामला हो, तो उन मामलों को देखने का, उनके लिए जो है ट्रिब्यूनल्स गठित करने का जो कार्य है वो 323 का आर्टिकल के तहत हो रहा है। यानी केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए गठित किया गया है 323 का आर्टिकल। और 323 खा जो है वो अन्य मामलों से संबंधित, जो अन्य मामले चाहे वो कर से संबंधित हो, विदेशी मुद्रा से संबंधित हो, किराएदारी से संबंधित हो, खाद्य सामग्री से संबंधित हो, तो इसके लिए 323 खा है और 323 का लोक सेवाओं के लिए संबंधित मामला है। ठीक है, फिर 323 का के अनुसार जो है वो केवल संसद के पास अधिकार है ऐसा इस तरह का ट्रिब्यूनल्स गठित करने का, और 323 खा में आपने देखा संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास अधिकार है इस तरह के ट्रिब्यूनल्स को गठित करने का। तो बिल्कुल इजीली कनेक्टेड पॉइंट आप अलग कर सकते हैं कि वो जो है यानी वो CAT और SAT को देख रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस और अखिल भारतीय सेवाओं के मामलों को सुलझा रहा है, ये अन्य मामलों को सुलझा रहा है 323 खा। दूसरा याद कर सकते हैं, या एग्जैक्टली आप कॉन्सेप्ट बैठ चुका होगा आपके अंदर कि ये संसद इसमें सिर्फ और सिर्फ गठन कर सकती है, इसमें संसद और राज्य विधायिका दोनों गठित कर सकती हैं। इसके अलावा 323 का के अंतर्गत केंद्र और प्रत्येक राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही ट्रिब्यूनल्स गठित किया जा सकता है, जबकि यानी यहाँ पर आप देखोगे इसमें शासन क्रम का कोई प्रश्न नहीं है। जबकि जो 323 खा जो आर्टिकल है, तो 323 खा आर्टिकल के तहत जो ट्रिब्यूनल्स है इसके गठन है, अधिकरण का गठन
तो एक पदानुक्रम में किया जा सकता है, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा जो है 2-3 भी आप गठित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लास्ट जो है यहाँ पर। तो आपने चंद्र कुमार मामला किससे संबंधित है ये भी समझ लिया। तो चंद्र कुमार मामला CAT जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में आपने देखा था। चंद्र कुमार मामला जो था कि कोई भी मामला जो है इसमें क्या था कि कोई भी मामला पहले आप ट्रिब्यूनल में ले जाते थे, उसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाते थे। लेकिन 1997 के चंद्र कुमार मामले से डायरेक्ट ये सिनेरियो चेंज हो गया और कोई भी मामला जो है अब आप ट्रिब्यूनल्स में ले जाते हैं और उसके बाद जो है हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। बिना हाई कोर्ट में ले जाए आप ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये चेंजमेंट 1997 के चंद्र कुमार मामले से ही हुआ है। तो यहाँ पर चंद्र कुमार मामले 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 अनुच्छेदों के उपरोक्त बंदों को, जिन्हें असंवैधानिक करार दिया गया, उन्हें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया और अब इन अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ जो है न्यायिक उपचार की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध है। तो यानी इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ लिया। इस चैप्टर को जो है इतने अच्छे से आपने डिकोड करके पढ़ा और शायद अब आपको हर चीज़ क्लियर हो गई। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक की या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की इस चैनल की पहुंच हो सके और एक तरह से बच्चे यहाँ तक की जो है पहुंच पाए कि जो है उन्हें ये अच्छी चीज़ कुछ मिल पाए और किसी का बेनिफिट हो पाए। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो यहाँ पर डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।